जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेजर कलसी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रशिया यूक्रेन का जो काफी हाईलाइटेड इशू चल रहा है हमारे डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एसएसबी में आपके जीडी के टॉपिक्स आ सकते हैं, लेक्चरेट के टॉपिक्स आ सकते हैं। जितने भी डिफेंस के एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। आज इस डिस्कशन में को ज्वाइन करेंगे हमारे डिफेंस के एनालिस्ट और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट सुशील सर। जय हिंद। और जैसा कि सर आपने बताया कि हम लोग यूक्रेन क्राइसिस के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप लोग को बताते चलें कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय हो चुका है। जैसा कि सर जानते ही हैं कि एसएसबी पर्पस के लिए और अभी करंट अफेयर सेशन के लिए, आप करंट अफेयर क्वेश्चंस के लिए भी ये टॉपिक को कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग आज इस सेशन में यूक्रेनियन क्राइसिस से संबंधित क्वेश्चंस और आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे, क्योंकि कई सारे कमेंट्स आए, कई सारे क्वेश्चंस आए कि कुछ चीजें बताई जाएं, तो उनको लेके कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट हमारे पास है। उन्हीं क्वेश्चंस के आज हम आंसर्स पे बातें करेंगे। सर प्लीज। इस इशू को उठाने का सबसे मेन रीजन यही था कि बिकॉज मैं लगातार एसएसबी के बच्चों से जुड़ा हूँ, रिटर्न के बच्चे भी काफी लगातार हमारे साथ कॉन्टैक्ट में, तो उनके इस इशू को लेके काफी डाउट्स आ रहे थे। सो आई थॉट आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं होगा जो इशू को बैकग्राउंड से उठा के अभी करंट क्या चल रहा है और फ्यूचर में इंडिया पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, सारे इश्यूज को कवर करना है हमको इस वीडियो में। सो दैट्स व्हाई आई चोज यू एंड नाउ जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक। आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस मैप सर, कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इशू है रशिया और यूक्रेन का और क्यों ये पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन अगर देखा जाए तो एक ब्लैक सी ब्लैक सी जो एग्जिस्ट करता है, ब्लैक सी से ये बॉर्डर शेयर करता है और कहीं ना कहीं ये ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के बीच में एक बफर स्टेट का रोल प्ले करता है। ठीक है, सो आप ये चेक कर सकते हैं कि जो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के बीच का जो बफर, कि देखा जाए जो यूक्रेन ये वाला हिस्सा है, ये पूरी तरीके से इन दोनों के बीच में बफर स्टेट का रोल प्ले करता है और इसी वजह से यूक्रेन पे पूरे वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स एज वेल एज यूएसए एंड कनाडा, मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ साथ नाटो स्टेट्स की भी नजर है कि यूक्रेन को किस तरीके से रशिया से सिक्योर किया जाए, बट अभी फिलहाल कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। इनकी ज्योग्राफिकल अगर इंपॉर्टेंस देखा जाए तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि स्वेज कनाल से जैसे ही आप मेडिटेरेनियन सी में जाएंगे, फिर मेडिटेरेनियन सी से आप ब्लैक सी और ब्लैक सी से आसानी से आप रशिया में जा सकते हैं। आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो रशिया और यूक्रेन एक ही स्टेट हुआ करते थे, जिसको हम लोग इनिशियली सोवियत यूनियन के नाम से जाना करते थे। बट 91 में जैसा कि आप लोगों को पता है कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट इनटू 15 पार्ट और उसी का एक हिस्सा आपका यूक्रेन भी है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें रशियन स्पीकिंग पीपल आपके मैक्सिमम मिलेंगे और उसी बिहाफ पे रशिया क्या चाहता है कि इनको अपने में मर्ज कर ले, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक वही या फिर एक लाइन दोहराई जाती है, हिस्ट्री रिपीट सेल्फ। जर्मनी के जो एडोल्फ हिटलर थे, जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया पे उन्होंने अटैक करा था ऑन द बिहाफ ऑफ जर्मन स्पीकिंग पीपल, कि ऑस्ट्रिया में मैक्सिमम लोग जर्मन स्पीकिंग है तो हम उसको अपने में मर्ज कर सकते हैं। एंड नाउ सेम थिंग हैपन हियर्स। व्लादिमीर पुतिन फर्स्टली stated that कि now Luhansk and Donetsk is two different nation state on the behalf of Russian language and attacked on Ukraine. So कुछ ना कुछ एक कॉमन चीज यहाँ मिल रही है कि एक समय में हिटलर ने किया और आज वही व्लादिमीर पुतिन वहां पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली और ये लैंग्वेज वाले जो आपने बात उठाई थी बिकॉज ऑफ द रशिया स्पीकिंग, जो पहले क्रीमियन पेनिनसुला पे भी किया था वहां पे जो, हाँ एग्जैक्टली, तो उसका भी यही रीजन था। वहां पे इंटीग्रल जो डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस उठाया गया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द रशियन स्पीकिंग पीपल। तो समवेयर हाँ लिंग्विस्टिक अप्रोच जो रशिया रख रहा है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। दिस इज द डिटेल्ड मैप ऑफ यूक्रेन राइट नाउ। यहां पे अगर देखा जाए सर, तो जैसा कि आपने बताया क्रीमिया वाली बात, तो ऑलरेडी क्रीमिया को 2014 में विद प्लेबिसिट which is now illegal according United Nations Organization, कि बाय प्लेबिसिट इन्होंने क्रीमिया पे क्या करा, कब्जा कर लिया। उसके बाद रशिया ने कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस फेस किए, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि G8 नेशन स्टेट्स इनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई। नाउ G8 स्टैंड एज अ G7 स्टेट। सो यहां पे अगर देखा जाए कि जब इन्होंने क्रीमिया को अपने पास लिया, तो अब क्रीमिया के बाद अब दिस वन डोनेट्स्क एंड दिस वन इज लुहांस्क। अब
इन स्टेट को इन्होंने नया स्टेट डिक्लेयर कर दिया है कि ये रशियन स्पीकिंग स्टेट है। और जब 2014 में इसको इन्होंने अपने कैप्चर में लिया तो उस समय दोनेत्स्क एंड लुहांस्क भी अपने आप को कीव से फ्री डिक्लेयर कर दिए थे। अच्छा, ओके। अब देखा जाए तो दोनेत्स्क और लुहांस्क ने अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया कि वी आर जस्ट रशियन स्पीकिंग पीपल और हम भी रशिया में जाना चाहते हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे मिन्स्क डिक्लेरेशन 2 साइन हुए। और आज अगर देखा जाए तो बाय वॉर दिस 2 मिन्स्क डिक्लेरेशन गोइंग टू फेल्ड, पूरी तरीके से ऑब्सोलीट हो चुका है। और आज जैसा कि आपको पता ही है कि रशियन प्रेसिडेंट ने यूक्रेन के लगभग एक नहीं कई सारे जगह पे एक साथ अटैक करने की डिक्लेरेशन कर दी। और लगभग आप न्यूज चैनल्स में या वीडियोस में या फिर कई सारे सोशल साइट्स के माध्यम से आप ये देख भी रहे होंगे कि कई सारे शहरों में अब तो उन्होंने वहां के लोगों पे भी लोगों को भी ध्यान में नहीं रखा, जबकि वॉर में अक्सर कोशिश करा जाता है कि सिविलियंस को इन्वॉल्व नहीं किया जाए। वॉर फील्ड अलग होता है, सिविलियंस को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, बट सिविलियंस पे भी अब अटैक्स हो रहे हैं तो दिस वन इज अ थ्रेट फॉर ह्यूमैनिटी। लाइन यूज किया था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जैसा कि अक्सर फोटो एक सर्कुलेट हो रही है, द पीपल ऑफ द यूक्रेन आर हाइडिंग इनसाइड अ सबवे के अंदर छुपे हुए, जस्ट लाइक द वर्ल्ड वॉर 2 में जैसा कि जर्मनी और बाकी जगह के लोगों को करना पड़ रहा था। द वर्ड दैट यू यूज्ड सर हियर वाज अ प्लेबिसिट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्लेबिसिट? काफी हमारे व्यूअर्स जो है इससे काफी नया वर्ड होगा उनके लिए। अब प्लेबिसिट बोले तो बच्चे देखो, प्लेबिसिट बोले तो जनमत संग्रह, मतलब जनता के द्वारा पूछा जाता है। हालांकि जनता ऑलरेडी मन बना चुकी होती है, बट वो एक ऑफिशियल जैसे होता है ना कि ठीक है हम ऑफिशियली भी कर ले रहे हैं। प्लेबिसिट का मतलब ये होता है कि जनता के द्वारा पूछ के काम करना। ठीक, बट प्लेबिसिट इसलिए यूएनओ ने बैन कर रखा था क्योंकि कई सारे स्टेट किसी भी जगह जाके पूछ सकते हैं कि क्या आपको हमें मिलना है। तो लोगों का इंटरेस्ट रहे चाहे ना रहे, बट लोगों को अगर बेनिफिट दिखता है तो आप बोल देंगे कि हाँ हमें आप में मिलना है, तो आप तो फिर किसी भी स्टेट को अपने में मिला सकते हैं। इस वजह से प्लेबिसिट को बैन कर दिया गया या फिर इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। बट करेंटली अगर देखा जाए तो रेफरेंडम इज लीगल। रेफरेंडम हो सकता है बट प्लेबिसिट नहीं करा जा सकता। एग्जैक्टली, रेफरेंडम बोले तो ओपिनियन, जस्ट इट अबाउट ओपिनियन, डिपेंड करता है कि फिर सरकार करेगी कि नहीं करेगी। बट अगर प्लेबिसिट में अगर बोल दिया कि हाँ हमें जाना है तो जाना है। फिर रेफरेंडम से हम लोग अगर रेफरेंडम वर्ड को भी अगर आप उठाओगे तो आपका सिक्किम का इशू आप देख सकते हो। द सिक्किम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अवर इंडिया बिकॉज ऑफ द रेफरेंडम, बट दिस इज डिफरेंट बिकॉज हम यहाँ पे डायरेक्टली लीगल एक्शन ले रहे हैं बिकॉज ऑफ द बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द पीपल लिविंग इन द क्रीमियम पेनिनसुला। सो दिस मस्ट हैव क्लियर द बैकग्राउंड ऑफ दिस व्हाट हैपेंड इन 2014, क्या सीन अभी चल रहा है, कौन से 2 स्टेट आपके लुहांस्क से डोनेट्स्क, ये सारे टर्मिनोलॉजी हम लोग जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट आर रियली इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर रिटन एग्जामिनेशन, बिकॉज आपके वन लाइनर्स में डायरेक्टली आ सकते हैं। यूपीएससी क्वेश्चंस डायरेक्टली डेट वाइज नहीं पूछती है, वो बैकग्राउंड ही उठा के पूछ रही है। यूपीएससी हमेशा से बैकग्राउंड से ही पूछती है एंड क्वेश्चन आस्क्ड इन एनडीए सीडीएस और एमएनएस कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है तो करंट से बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, इसको बैकग्राउंड से ही उठाया जाएगा। दैट फ्रॉम क्रीमियन में भी हो सकता है कि इसको ज्योग्राफी से भी कोरिलेट किया जा सकता है। दैट अजो सी एंड ब्लैक सी, अगर इसकी अगर बात करा जाए बच्चा, देन हियर स्ट्रेट एग्जिस्ट कंसीडर्ड एज कर्च स्ट्रेट which added Sea of Azov and Black Sea. Exactly, this one is important, जिसको क्रिमियन पेनिनसुला को और रशिया को अलग कर रहा है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आया अगर देखा जाए तो आप इनको भी लेके चल सकते हो, समझ रहे सर? बाकी बच्चे मतलब सब कुछ लेके चले। हाँ, दिस वाज माय स्ट्रेटजी व्हेन आई क्लियर्ड माय सीडीएस एग्जामिनेशन। मैं कभी भी डायरेक्टली ज्योग्राफी को पूरा डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा था। आई यूज्ड टू स्टडी ओनली दोस टॉपिक जो कि करंट अफेयर्स में आ रहे हैं। जैसे कि आपका यूक्रेन का इशू आ गया तो आपका जितना भी यूरोप का इस साइड का एरिया है गया, जितने भी सीज यहाँ के इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द स्टेट्स, कितने यहाँ पे यूरल माउंटेन्स एंड एवरीथिंग, वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी रिगार्डिंग योर ज्योग्राफी। मोस्ट ऑफ यू वांटेड एक और चीज, अब जो ये ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट हैं, ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड ऑल्सो रिमेंबर नाटो स्टेट्स, यूक्रेन और रशिया को छोड़ दिया जाए तो जितने ये बॉर्डर ब्लैक सी से शेयर हो रहे हैं सबके सब नाटो मेंबर हैं। और ये भी वजह है कि यूक्रेन चाह रहा था कि हम भी नाटो मेंबर बन जाए, या फिर कंटिन्यूअसली उन्होंने की जो व्लादिमीर जेलेंस्की की गवर्नमेंट थी 2013 वाली, वो इसी बिहाफ पे आई ही थी कि उनका मानना था कि हम यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन और नाटो का मेंबर बना के रहेंगे। एंड कंटिन्यूअसली ही टुक इनिशिएटिव, उन्होंने इनिशिएटिव लिया भी कि हमें यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लिया, उन्होंने डील भी साइन किया। और उसी डील की वजह से ये क्रिमियन जो बैकग्राउंड में पेनिनसुला इशू हुआ वो उसी यूरोपियन यूनियन डील के साथ ही स्टार्ट हुआ था। भाई रशिया का मानना था कि आप यूरेशियन इकोनॉमी पार्ट का हिस्सा बनिए, हमारे हिस्सा बन के रहिए, बट जेलेंस्की साहब का मानना था कि यूक्रेन को हम ईस्टर्न रशिया के जो भी हमारा वो रहेगा इन्फ्लुएंस रहेगा उससे हम अलग करके रहेंगे। ठीक,
और वेस्टर्न यूरोप और ये चाहता है कि जो ये बफर स्टेट के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है इसकी एग्जिस्टेंस एज इट इज बनी रहे, क्योंकि अगर इस पे रशिया कैप्चर करता है या फिर अगर इस पे रशियन इन्फ्लुएंस होता है तो इन फ्यूचर ये वही वाला हाल होगा जो जिसके तहत ब्रुसेल्स ट्रीटी साइन की गई थी नाटो का जो फाउंडिंग था। हालांकि वो काफी जब बैकग्राउंड ज्यादा हो जाएगा उसमें हम लोग इस पे अब आ जाते ज्यादा बेहतर हमारे लिए रहे। तो काफी बैकग्राउंड है, आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन पता चल गई। हाँ, ज्योग्राफी से एक पॉइंट जरूर उठाऊंगा कि जब भी आप ज्योग्राफी लोकेशन पढ़ें हमेशा मैप की डीप एनालिसिस करें। लाइक कंफ्यूजन यहाँ पे आएगा कि मोल्डोवा आप देखोगे यूक्रेन का साइड में नेबरिंग कंट्री और आपका रोमानिया भी है, तो अगर आपसे ब्लैक सी पूछा कौन से आपके बॉर्डरिंग कंट्रीज, तो गलती से मोल्डोवा पे टिक कर सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे एक छोटा सा यूक्रेन का इशू आता है। तो हमेशा ध्यान में मैप को क्लियरली रखना कि कौन सा स्टेट आ रहा है सी के रिगार्डिंग, कौन सा नहीं आ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर कि क्यों एक्चुअल में न्यूज में इतना हाईलाइटेड है, क्योंकि कुछ स्टैटस उनको देना भी जरूरी है रिगार्डिंग कभी क्यों एक्चुअल में इतना इंपॉर्टेंट इशू बन रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाई इट इज इन द न्यूज। जैसा कि आप लोगों ने मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर न्यूज चैनल के माध्यम से ये देखा कि ऑन 24 फरवरी 2022 एट 10:00 AM रशियंस ने यूक्रेन पे मतलब सीधे जो दुबांस्क वाला इलाका था, कि दोनेस्क और लुहांस्क के आगे वाला इलाका था, कहीं ना कहीं उन पे उन्होंने खार्किव वाले रीजन में शेलिंग स्टार्ट करी और उस शेलिंग के बाद ही देखा गया कि वो की वॉर डिक्लेयर हो गया। जैसे कि अगर इसमें खार्किव ओब्लास्ट फिर देन चेर्निव ओब्लास्ट जो कि मतलब ये शहर के नाम है, इन पे इन्होंने अपना अटैक करा। उसी अटैक के साथ अगर देखा है तो रशियन ट्रूप्स यूक्रेनियन बॉर्डर में एंटर कर गई है। और अब किस तरीके से वॉर को खत्म किया जाए या फिर किस तरीके से सीज फायर होए, अब इस पे पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो या फिर अन्य स्टेट्स की, क्योंकि अगर इसको न रोका गया तो इसका इफेक्ट एक जगह नहीं कई जगह दिखेगा। करंटली अगर आप न्यूज में देखेंगे तो रिसेंटली चाइना बैक्स अर्जेंटीना ऑन द बिहाफ ऑफ फॉकलैंड इशू। फॉकलैंड ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में एक डिस्प्यूट है, आइलैंड है, साउथ अटलांटिक ओशन में एग्जिस्ट करता है। अब उस पे चाइना ने अर्जेंटीना को सपोर्ट कर दिया कि फॉकलैंड जो है ये आपका हिस्सा है, ठीक। अब वो इसलिए क्योंकि अर्जेंटीना ने वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट किया था, रशियंस आल्सो सपोर्ट वन चाइना पॉलिसी, और वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना थिंक्स दैट कि ताइवान इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। आल्सो तिब्बत है ही वो बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है। देन मकाओ, हांगकांग एज वेल एज इंडिया के कंसर्न में भी अगर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन इज पार्ट ऑफ चाइना अकॉर्डिंग वन चाइना पॉलिसी। सो अगर इसको नहीं रोका गया तो इन फ्यूचर मे बी पॉसिबल दैट कि चाइनीज वांट्स टू टेक द टेरिटरी ऑफ ताइवान, टेरिटरी ऑफ अरुणाचल, अक्साई चीन on the behalf of one China policy। Exactly, फिलॉसफी में इसको कहते हैं द बटरफ्लाई इफेक्ट, कि आप कोई एक छोटा सा स्टेप लो पूरे वर्ल्ड में उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। द सेम वे अगर यहाँ पे रशिया को कोई पीछे से स्ट्रॉन्ग रिग्रेशन नहीं मिला किसी बाकी नेशंस को, तो बाकी कंट्रीज को भी आएगा कि अगर वो ऐसा कोई स्टेप लेते हैं हम भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, अगर कर जाके पीओके को ऑक्यूपाई कर ले 5 फोर्स, अबाउट हाफ ऑफ अफ्रीका इन्वॉल्व इन वॉर। एग्जैक्टली, द कूप वहां पे लगातार चल ही रहे, कंटिन्यूअसली वहां पे कूप चल रहा है, वो तुरंत वॉर में मतलब वर्ल्ड वॉर 3 का एक देखा जाए तो ये इनिशिएटिव माना जाएगा। जैसे कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पे अटैक करा एंड वो पूरी तरीके से फैल गया, तो यहां भी यही हाल हो जाएगा। यहां भी इसी तरीके से देखा जाएगा कि आने वाले टाइम में देखा गया कि चाइना उधर अटैक कर दिया, किसी ने कहीं अटैक कर दिया, फिर वर्ल्ड वाइड 3 आप इजीली इसको आप देख सकते हैं कि हाँ वर्ल्ड वॉर। कुछ नेशंस जो शांति से लाइक नॉर्थ कोरिया वगैरह वो लोग भले अभी शांत बैठे वो तुरंत कोरिया में चलेंगे, बिल्कुल। तो काफी नेशन कहीं ना कहीं जो टेंशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं सामने देखने को मिलेगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक सर कि बैकग्राउंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मतलब एक बार अगर आप देखना चाहें तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, सीधे आप देखेंगे कि द रूसो यूक्रेनियन वॉर इज ऑनगोइंग वॉर प्राइमरली इन्वॉल्विंग रशिया, बेलारूस एंड प्रो रशिया फोर्सेस ऑन वन साइड एंड यूक्रेन ऑन द अदर। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिगन इन February 2014 इन द वेक ऑफ यूरोमैइडन सेंटर ऑन द स्टेटस ऑफ क्रीमिया। यहां भी क्रीमिया आया क्योंकि हम लोग क्रीमियन पेनिनसुला में जो प्लेबिसिट हुआ था उसी के बाद ये डिस्प्यूट्स या फिर इस टाइप के वॉर्स स्टार्ट हुए थे, ठीक है। क्लियर रहेगा? होप सो कि मतलब चीजें पहले ही क्लियर है, बाकी हम लोग आगे जो हो फिर से देख लेते हैं। अफसोस की बात यही है कि देयर इज रशिया फोर्स ऑन द वन साइड बट यूक्रेन ऑन द अदर साइड, बट जबकि वहां पे जब बॉर्डरिंग रशिया के चल रही थी इट वाज लाइक कि यूक्रेन प्लस नाटो विल बी विद यूक्रेन, बट यहाँ पे सारे कंट्रीज ने एक स्टेप में ही फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया अंदर। अभी ले भी नहीं सकते, क्योंकि अगर नाटो फोर्सेस आ रहे हैं तो नाटो फोर्सेस में अबाउट 30 नेशन स्टेट उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर तो वर्ल्ड वॉर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि रशिया के साथ फिर वो रशिया ने भी अपने अल्टरनेटिव बना रखे हैं, वो भी फिर अपने लोगों को लेके आएगा, चाइना तुरंत उसको बैक करेगा, ठीक है, मंगोलिया उनको बैक करेगा, फिर जो उधर को एससीओ वाले
वाले स्टेट्स हैं उनसे भी वो उम्मीद करे कि वो उसको बैक करे। ईरान उनको तुरंत बैक करेगा, नॉर्थ कोरिया बैक करेगा सीधे सीधे, मतलब वर्ल्ड वॉर तुरंत फिर डिक्लेयर हो जाएगा। वो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वर्ल्ड वॉर होना है। ईस्ट वर्सेस वेस्ट, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, और अक्सर यही देखा गया है कि वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग इसी ईस्ट वर्सेस वेस्ट यूरोप की वजह से ही हुआ है। कहीं अदर एशिया से नहीं हुआ, ना ही अमेरिका से स्टार्ट हुआ, ना ही अफ्रीका से स्टार्ट हुआ, ये हमेशा यूरोप से ही स्टार्ट हुआ है। सो अभी भी कहानी कुछ ऐसी ही चल रही है। सो अगर इससे बचा नहीं गया तो हम यही फिर देखेंगे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्टेड फ्रॉम अगेन ईस्ट वेस्ट यूरोप। काफी क्रिटिकल सिचुएशन फिलहाल बन चुकी है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट हिस्ट्रीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे कि मतलब यूक्रेन और रशिया एक ही फैमिली के हिस्सा थे। जब फैमिली में बंटवारा होता है तो सिंपल सी बात है, अलग अलग फैमिली बन जाती है। यहाँ भी कंडीशन कुछ ऐसी ही आई। इन 91 व्हेन रशियन डिसइंटीग्रेट, आई मीन सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट इनटू 15, यूक्रेन इज वन ऑफ देम। रशिया सबसे बड़ा बना और यूक्रेन इनका देखा जाए तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ इजीली फ्रॉम आवर साइट। कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में देखा जाए तो सर सबसे पहली बात वही बैलेंस ऑफ पावर। यूक्रेन जब स्प्लिट करता है तो सिंपल सी बात है, लोगों के मन में यह रहता है कि किस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर, आई मीन किस रीजन के अंदर हम बैलेंस ऑफ पावर बनाएं, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा एक्टर है उस एरिया में, या फिर ये कह सकते हैं कि रशिया सबसे बड़ा स्टेट है, न्यूक्लियर पावर स्टेट है, सोल ओनली स्टेट इन दिस रीजन। तो अब उस रशिया से लड़ने के लिए या उस रशिया के साथ बैलेंस बनाए रखने के लिए उस रीजन में सिर्फ एक यूक्रेन ही है जो कि नाटो की सहायता से या फिर वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स की सहायता से बैलेंस ऑफ पावर बनाए जाने के लिए कोशिश कर रहा है। और दूसरा अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि बफर जोन फॉर वेस्टर्न कंट्रीज, तो वो तो अपना ये लोग अपना चेक कर ही रहे हैं। ठीक, इसके अलावा रशियन इंटरेस्ट ब्लैक सी में। अब भाई ब्लैक सी तो सिंपल सी बात है, ब्लैक सी की फॉर, अब रशिया का जो भी बिजनेस हो रहा है ब्लैक सी से होकर जाएगा आने वाले टाइम में, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, और बाकी जो भी हम लोगों ने पीछे बात किया कि भाई मतलब लैंग्वेज इशू या फिर सुप्रीमेसी, वर्ल्ड ऑर्डर में दोनों देश, चाहे वो यूएस हो चाहे रशियंस हो, दोनों अपनी सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल रशिया को कोई बोलने से रहा, क्योंकि अगर कोई भी बोलेगा तो सिंपल सी बात है वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस है, और सभी स्टेट वर्ल्ड वॉर को रोकने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि वॉर जब भी स्टार्ट होता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। जैसा कि अभी आपको समझ में आएगा कुछ ही दिन में, जो रशिया से हम लोग चीजें मंगाते हैं जब हमारे यहाँ नहीं आएंगे, चाहे वो आर्म्स एंड एम्युनिशंस हो या फिर जो भी चीजें वहां से हम और भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, जो बिजनेस हमारा नहीं होगा, या फिर ऑयल की प्राइसेस तुरंत बढ़ जाएंगी, सिंपल सी बात है, नेचुरल गैसेस की प्राइसेस बढ़ने वाली है। तो वॉर कभी भी किसी को प्रॉफिट नहीं देता है। वॉर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय ही करता है, और शेयर मार्केट का आप हाल देख ही चुके हैं। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ कि वर्ल्ड के शेयर मार्केट टूटने लगे, यही कंडीशन है सर। लाइक वर्ल्ड इज लाइक अ ह्यूज मार्केट, यहाँ पे किसी का फायदा नहीं होने वाला, बट सिर्फ और सिर्फ, और खास तौर पे जितने डेवलपिंग नेशंस हैं, इंडिया टाइप की नेशंस, उनको काफी ज्यादा बैकड्रॉप मिलेगा, बिकॉज उनका सपोर्ट जो है वो इन्हीं नेशन से आते सारे ट्रेड। बिल्कुल, और इसमें बच्चे मिन्स्क एग्रीमेंट भी देख सकते हैं, जो कि पहला आपका 2014 में साइन किया गया था, जिसको हम मिन्स्क 1 नाम से जानते हैं। मिन्स्क एग्जिस्ट इन बेलारस, बेलारस की कैपिटल है, और उसमें रशियन और यूक्रेनियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आए और इसको साइन किया, जिसमें एग्रीमेंट में सिंपल सी बात है ये साइन किया गया कि जितने प्रिजनर्स हैं उनको एक्सचेंज किए जाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड दिए जाएंगे, और जो भी हैवी वेपन्स लगाए गए हैं उनको विथड्रॉ किया जाएगा। ठीक, फिर 2015 में जो मिन्स्क 2 साइन किया गया, मिन्स्क 2 को देखा गया कि बोला गया कि पीस एग्रीमेंट टाइप का बोला गया, और इसको ये भी कह सकते हैं कि जो भी आप क्रीमिया में किए ऐसा किसी और शहर में ना हो पाए, उसको ध्यान में रखते हुए मिन्स्क 2 को साइन किया गया। बट अब अगर कंडीशन देखा जाए तो ना ही मिन्स्क 1 रहा और ना ही मिन्स्क 2 रहा। आज कंडीशन वर्स्ट हो चुकी है, और लगभग यही कह सकते हैं कि हमारा वर्ल्ड अब डिसाइड करे कि उन्हें किस साइड से रहना है। और रही बात हमारे इंडिया की सर, तो जैसा कि आपने मतलब पहले से क्वेश्चन डाल रखा है कि वेयर डज इंडिया स्टैंड ऑन दिस। सो इंडिया का स्टैंड अगर देखा जाए तो ऑलरेडी इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने आप को उधर को एब्सेंट करके रशियन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करा है। इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। अगर रेजोल्यूशन यूक्रेन ने लाया, अगर हम अब्सेंट हैं मतलब रशिया के लिए अब्सेंट है। ठीक, यहां पे कोई न्यूट्रल नहीं हो सकता, आपको एक फेवर लेना ही होगा, बट हम डायरेक्टली रशियन को सपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इस समय कहीं ना कहीं वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं, नाटो स्टेट्स हैं, या फिर यूएस है, कनाडा है, तो हमको उनको भी देख के हमें चलना होगा। तो ना ही हम डायरेक्टली उनको अपोज किए ना डायरेक्टली सपोर्ट किए, बट हाँ मौन रहना ही एक सहमति मानी जाती है। सो आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इंडिया
आई मीन इंडियन की जो फॉरेन पॉलिसी, इंडिया फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं डायरेक्टली रशिया को इस समय सपोर्ट कर रही है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। पहला तो सर मिन्स्क एग्रीमेंट जैसे कि तुरंत नलिफाइड हो गया बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द रशियन गवर्नमेंट, तो वहाँ से क्वेश्चन कितने ज्यादा कारगर एक्चुअल में एग्रीमेंट्स इतनी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बनाई गई है, बिकॉज अगर यूएन इस टाइम कोई एक्शन नहीं लेता, ऑलरेडी कोरोना टाइम में देखा जा चुका है WHO कुछ नहीं किया। यूएन का वही हाल होगा जो लीग ऑफ नेशंस का हुआ था। लीग ऑफ नेशंस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया था, लीग ऑफ नेशन भी ऑब्सोलीट कर गया, और अगर इस पे अगर यूनाइटेड नेशन कोई अगर एक्शन नहीं लेता है तो यूनाइटेड नेशन भी इन फ्यूचर ऑब्सोलीट हो जाएगा। बिकॉज कोरोना इशू में देखा गया ना, चाइना पे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, सेम गोज फॉर द रशिया, यहाँ पे कुछ खास उस पर क्वेश्चन पुट अप नहीं किया। तालिबान का भी इशू हुआ था, नो वन इज टेकिंग लाइक स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट देम, बस एक सजेशन दिया जा रहा है जस्ट लाइक आवर प्रेसिडेंट इज हियर, ओनली फॉर सजेशन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ खास मायने नहीं। बिल्कुल, तो अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से न रहना ही बेहतर। एग्जैक्टली। सो व्हाट्स द पॉइंट जो इंडिया का स्टैंड रिसेंटली हुआ है, एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग, लाइक चाइना, इंडिया एंड यूएई। चाइना इंडिया समझाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यूएई? यूएई अगर देखा जाए तो बिजनेस, सिंपल ऑयल बिजनेस, ऑयल बिजनेस, यूएई एंड ईरान, ये दोनों देश ऐसे हैं जो डायरेक्टली रशियन इन्फ्लुएंस में रहते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरेबिया का जो ब्लॉक है वो यूएस ब्लॉक को ज्वाइन किया हुआ है, और सऊदी अरेबिया के काउंटर पार्ट करने के लिए यूएई और वो है जो ईरान है वो रशियन ब्लॉक को ज्वाइन करके रखा है। ठीक है, इस वजह से वो लोग डायरेक्टली रशियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। सर आई डोंट थिंक इसको सेशन के बाद कोई डाउट बचा होगा इनके दिमाग में रिगार्डिंग आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका एसएसबी भी हो, आपके कोई डाउट यहाँ से आएंगे, आप ग्रुप डिस्कशन भी आराम से कर सकते हो, मेड भी रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, मेड भी रिगार्डिंग ज्योग्राफी। सो थैंक यू सर फॉर दिस सेशन। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे साइट पे, और इसका हिंदी वर्जन की पीडीएफ भी आपको वहीं पे साइट पे मिल जाएगी। इफ यू आर हिंदी स्टूडेंट यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड दिस कंटेंट इन हिंदी, हमने समझाया हिंदी में, आपको पढ़ना भी अगर हिंदी में हो, यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड द हिंदी पीडीएफ फ्रॉम आवर साइट।